हेलो दोस्तों, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं ईरान अमेरिका युद्ध के सीज फायर पे मुद्दे पे। दोस्तों, लगभग 40 दिन के बाद में दोनों पक्षों ने खूब लड़ाई की और उसके बाद में लगभग 2 हफ्ते का सीज फायर करने पे राजी हो गए हैं। दोस्तों, ये युद्ध शुरू किन कारणों से हुआ, अब सीज फायर होने पे विश्व की जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और हम देखेंगे इस सीज फायर में मध्यस्थता है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर ने की है। तो हम देखेंगे ये भारत के लिए चिंताजनक क्यों है। इन सब मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करें कि जो युद्ध था वो 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमले से, और 8 अप्रैल 2026 को 40वें दिन 2 हफ्ते के सीज फायर की घोषणा हुई है। घोषणाकर्ता कौन थे? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ट्रूथ सोशल पे ये पोस्ट की गई थी। अब इसमें सब चीज़ें की बात करते हैं हम कि वास्तव में चीज़ें किसकी भूमिका रही है। तो इसमें भारत के लिए सबसे चिंता की बात यह है कि हम जिस पाकिस्तान को दशकों से वैश्विक पटल पे उनको हम पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं, और जिस पाकिस्तान को हम क्योंकि वो आतंकवादी करतूत की वजह से जिस पाकिस्तान को हम आईएमएफ की जो ग्रीन बॉक्स है उसमें हम डलवाने के लिए काफ़ी बार प्रयास कर चुके हैं, काफ़ी बार उनको आईएमएफ डाल भी चुका है, लेकिन आज वो अचानक से ट्रंप के लिए इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं और एक दुनिया की सबसे बड़ी वॉर थी उसमें मध्यस्थता करके रुकवाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को एडमिट करते हैं कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद के प्रयासों से ये सब चीज़ें हो सकी है। तो भारत के लिए चिंता की बात यह है कि दक्षिण एशिया में जहाँ पर भारत एक बिग ब्रदर के रूप में और जो एक वैश्विक आप बोल सकते हो एक ग्लोबल पावर या फिर एक रीजनल पावर तो कम से कम भारत था ही, और उसमें एक कोई दूसरा देश है वो बीच में आके क्या क्रेडिट ले जाता है और समझौता करा देता है। तो ये भारत की विदेश कूटनीति है, उसके लिए एक चिंता की बात भी बनती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की भूमिका कैसे है इसमें। तो पाकिस्तान की भूमिका पीएम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर की अपील के बाद में ये सब चीज़ें हो गई थी। अब भविष्य में ऐसी बात है कि अभी ये 2 हफ्ते का शांति प्रस्ताव है जो एक सीज फायर के रूप में लागू हुआ है, लेकिन संभावित है कि अगले 2 हफ्ते के भीतर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक बड़ा अकॉर्ड हो सकता है। वहाँ पर अमेरिका के अधिकारी, ईरान के अधिकारी मिलके, इजराइल के अधिकारी वहाँ पर मिलके एक परमानेंट शांति समझौता हो सकता है, और उसका क्रेडिट ट्रंप है वो किसको देंगे? पाकिस्तान को देंगे। ऐसे में पाकिस्तान मुनीर और जो शहबाज शरीफ है उनको शायद कोई बड़ा तोहफा देने से भी चूक नहीं आए। तो इस वजह से भारतीय विदेश नीति को झटका ये लगने वाला है कि लंबे समय तक भारत को ये लग रहा था कि दक्षिण एशिया या हिंद महासागर में भारत अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है और भारत की अनदेखी कर नहीं सकता है ट्रंप। लेकिन वास्तविकता क्या दिख रही है? शायद वो भारत को इग्नोर कर दें, और ऐसी स्थिति में भारत की विदेश वो कूटनीति है उस पर थोड़े से प्रश्न चिन्ह भी लग सकते हैं। तो हम चर्चा करने वाले हैं इस्लामाबाद की पाकिस्तान शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ये जो असीम मुनीर है इनकी मध्यस्थता से चीज़ें हुई है। इस्लामाबाद अकॉर्ड भी हो सकता है। पाकिस्तान द्वारा प्रस्तुत 2 चरणीय शांति फ्रेमवर्क लागू हो सकता है। और हॉर्मुज स्टेट क्या है? सीज फायर के साथ 2 हफ्तों के लिए हॉर्मुज स्टेट है वो भी खुला रहेगा। अब हॉर्मुज स्टेट है क्या दोस्तों, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आप देख रहे हो, यहाँ पर जो इराक है, यहाँ पर ईरान है, और यहाँ पर ये कतर है, यूएई है, ओमान है। ये ओमान और जो ईरान है इनके बीच में देखो ये गल्फ की खाड़ी है, इधर अरेबियन सी है, और यहाँ पर लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा ये हॉर्मुज स्टेट है। ये दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से दुनिया की 20% ऑयल एक्सपोर्ट होता है। क्या होता है? दुनिया का 20% ऑयल एक्सपोर्ट होता है, और भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत का लगभग 50% ऑयल इंपोर्ट इसी रास्ते से होता है। चाहे भारत किसी से यूएई से तेल मंगाए, या फिर सऊदी अरब से तेल मंगाए, या फिर ईरान से तेल मंगाए, कहीं से इराक से ले, तो सब भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यदि खुलता है तो दुनिया में क्या होगा? दुनिया में जो तेल की, क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल आया है वो एक साथ कम हो सकती है। इसके साथ अच्छी बात ये भी रहेगी कि ये जो ईरान है इसको भी इस हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने से नुकसान हुआ है, क्योंकि ये भी दुनिया से जो चीज़ें इंपोर्ट करता है इस वजह से इनके पास भी नहीं पहुंच पा रही। हालांकि ईरान के पास एक सेफ सप्लाई चेन भी है, क्योंकि इधर से जो चाइना है वो रसिया को भेजता है, रसिया इधर से इनको भेज देता है। तो ईरान के लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो खाड़ी देश हैं, चाहे कतर हो, यूएई हो, ओमान हो, इराक हो, ईरान हो, सऊदी अरब हो, इन सब देशों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि यहाँ से इनका सप्लाई चेन पूरी तरह रुक गया है, और भारत की सप्लाई चेन पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि
यहाँ से बहुत सी चीज़ें भारत इंपोर्ट करता है, और ऐसी सिचुएशन में वो सारी की सारी चीज़ों की सप्लाई चेन बहुत ही धीमी हो गई थी या फिर रुक गई थी। इस वजह से भारत में महंगाई बहुत बुरी तरह से बढ़ गई थी। इसके अलावा दूसरी बात ये है कि ये खुलने से भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है, तो सीधी सी बात पड़ी, क्रूड ऑयल है उसका दाम कम हो जाएंगे। इसके अलावा जो युद्ध के दौरान देखो आप, अपना रुपया कितना गिर गया है डॉलर के मुकाबले, तो रुपये में शायद वो गिरावट है वो रुक जाएगी, तो ये भारत के लिए भी फायदे की बात है। ये देखो, ये हार्मुज, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, ये यहाँ पर मात्र 33 किलोमीटर जो संगड़ी रास्ता है, इस पे ईरान ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, क्योंकि यहाँ पर 10-12 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ईरान कब्जा कर लेता है। और ईरान के लिए यहाँ पर अच्छी बात है, यहाँ पर ये जो आपको बहुत सारी जो पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है, ईरान की सेना क्या करती है, यहाँ से इनको पहाड़ियों में छुप जाती है यहाँ अटैक करके, तो और यहाँ पर बहुत से कट भी हैं, तो वहाँ पर जो अमेरिका के जहाज हैं वो इंटर नहीं कर पाते हैं, जबकि ईरान के जहाज हैं इन पे अटैक करके वो यहाँ इंटर कर जाते हैं। इराक के पास छोटी छोटी पनडुब्बी है, इस वजह से ईरान को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, इस पर कंट्रोल कर लिया। अमेरिका और इजराइल ने बहुत सारी धमकियाँ देके, बहुत से आक्रमण करने के बावजूद भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है उसको खुला नहीं पाए। इस वजह से हम बता सकते हैं कि ईरान की इस क्षेत्र में कितनी मजबूत पकड़ है, और ईरान पूरी जो वैश्विक चैन सप्लाई है उसको रोकने में क्या समर्थ है दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं मध्यस्थ देश। तो मध्यस्थता किसने की है इसमें, पाकिस्तान तो प्रमुख है ही मध्यस्थता करने वाला, इसके साथ मिस्र है, तुर्की है, चीन है, सऊदी अरब। क्योंकि 2 दिन पहले जो ईरान है वो बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, लेकिन बीजिंग के दबाव के बाद में, कि युद्ध की बात छोड़ो आप, क्योंकि चीन की भी सप्लाई रुक रही थी, और बीजिंग के दबाव के बाद में जो ईरान भी है वो भी क्या वार्ता करने के लिए तैयार हो गया था। ये सब चीज़ें हुई। इसके बाद में हम देखते हैं सीज फायर के प्रमुख कारण क्या रहे हैं। तो सीज फायर के प्रमुख कारण क्या रहे हैं, पाकिस्तान की निर्णायक मध्यस्थता, पीएम शहबाज शरीफ ने ट्रंप से ईरान की डेडलाइन 2 हफ्ते बढ़ाने की और अपील की। पहले आप सभी को पता होगा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, ट्रंप ने बोला कि अगर हार्मुज स्ट्रेट 48 घंटे के भीतर नहीं खुला तो क्या हो जाएगा, तो हम ईरान पे ऐसा हमला कर देंगे कि ईरान क्या हो जाएगा, ईरान की पूरी सभ्यता है वो उसको हम नरक बना देंगे, ईरान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। तो ऐसी धमकियाँ थी, लेकिन ईरान भी डरा नहीं। ईरान ने बोला कि हम अमेरिका को ऐसा सबक सिखाएंगे कि अमेरिका याद रखेगी। ये सब चीज़ें आपस में चल रही थी, लेकिन बीच में एक जो बैक चैनल था उसके माध्यम से पूरी की पूरी वार्तालाप चल रही थी, और उसका फायदा यह हुआ कि दुनिया के सामने एक आसान्वित चीज़ निकल के आई है। ठीक है, हालांकि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने जो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस है अमेरिका की उसके, और जो विटकोफ है उनको, और ईरानी विदेश मंत्री अरागची से रात भर बातचीत की। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद अकॉर्ड नाम से फ्रेमवर्क तैयार किया है तुरंत सीज फायर करने का और 15-20 दिनों में स्थायी समझौता कराने का। तो भारत के सामने चिंता की बात यही है कि यदि इस्लामाबाद स्थायी समझौता करा देता है तो भारत की विदेश नीति को धक्का लगेगा, और दक्षिण एशिया में अमेरिकी राष्ट्रपति जब तक ट्रंप रहेंगे तब तक हो सकता है जो पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा बढ़ जाए। तो भारत की विदेश नीति के लिए ये चुनौती वाली बात है। ईरान के विदेश मंत्री ने पीएम शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर का औपचारिक धन्यवाद भी किया है। ये सब चीज़ें भी है। हॉर्मुज स्ट्रेट का आर्थिक दबाव, दुनिया का 20% कच्चा तेल और एलएनजी इसी जलमार्ग से गुजरता है। बंद होने से जो कच्चा तेल था वो आप सभी को पता है $115 बैरल के पार हो गया था, और वैश्विक महंगाई का संकट बढ़ गया था। पाकिस्तान ने ये क्यों कराया, क्योंकि पाकिस्तान में सारे के सारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थे वो बंद हो गए थे, और पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की रेट लगभग 500 के समथिंग चले गए थे। हमारे पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका में बहुत बुरी हालत हो गई थे, इंडोनेशिया, और ये जो दक्षिण पूर्व देश हैं या फिर आसियान के देश हैं या फिर दक्षिण एशिया के देश हैं, इनकी तो बहुत ही बुरी हालतें हो गई थी यहाँ पर। उसके बाद लगभग 2000 जहाज नाकेबंदी में फंस गए थे। शिपिंग बीमा लागत में भी भारी इजाफा हुआ, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो बीमा राशि थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, क्योंकि यहाँ पर जो जहाज़ों पे अटैक हो रहा था तो कोई भी कंपनी रिस्क लेने को तैयार नहीं हो रही थी। खुद ईरान को भी आर्थिक नुकसान हुआ, क्योंकि ज़रूरी सामान की आवक यहाँ पर रुक गई थी। तो ये सब चीज़ें हुई थी यहाँ पर। इसके बाद में राजनीतिक और कूटनीतिक बात क्या है, ट्रंप की डेडलाइन, हार्मुज खोलो वरना नरक बरसाएंगे चेतावनी, ये चीज़ उन्होंने डेडलाइन दी। ईरान का 10 पॉइंट का प्रस्ताव था, अमेरिका का 15 पॉइंट का प्रस्ताव था। ये सब वार्ता का आधार बना। चीन जो ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है ने तेहरान ईरान की राजधानी है, जंग रोकने का संदेश दिया था। मिस्र और तुर्की भी यहाँ पर क्या है सक्रिय भूमिका में रही, अर्थात बहुपक्षीय दबाव बना था। इजराइल के डेमोना परमाणु ठिकाने के पास पे मिसाइल हमले से वैश्विक परमाणु का भय भी, ये सब चीज़ें हो गई थी। इस वजह से भी अब ये युद्ध तो रुक गया, लेकिन आगे क्या हो सकता है,
इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करें तो आगे संभावना क्या है इसमें। तो इसमें एक तो जो बेस्ट से बेस्ट केस क्या होगा और एक वर्स्ट केस क्या हो सकता है। तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि अगले 15-20 दिनों में स्थायी शांति समझौता हो जाएगा। पाकिस्तान जो इस्लामाबाद अकॉर्ड नाम से चीज़ें चल रही है तो उसमें हो सकता है अमेरिका का जो 15 पॉइंट प्रस्ताव है वो और ईरान का जो 10 पॉइंट प्रस्ताव है वो क्या हो जाए, वो उसमें कहीं न कहीं दोनों में जो एडजस्ट करके दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो एक तो अच्छी चीज़ ये हो सकती है। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट है वो स्थायी रूप से खुल जाएगा तो वैश्विक जो तेल सप्लाई है, वैश्विक चैन सप्लाई है वो भी क्या वापस पूर्व की तरह काम करने लग जाएगी। और ईरान का परमाणु कार्यक्रम हो सकता है इजराइल और ये नियंत्रित करने की बात कर लें, लेकिन ईरान भी अब ये चीज़ समझ चुका है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम है वो किसी भी हालत में रोकेगा नहीं, क्योंकि उसको इस बात का पता है कि यदि मैंने मेरा परमाणु कार्यक्रम रोक लिया तो मेरा कोई वजूद नहीं रहेगा, क्योंकि इजराइल और अमेरिका के किसी भी वादे पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता। ये किसी के सगे नहीं, इवन भारत के साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया और दुनिया में हर देश के साथ इन्होंने ऐसा किया। इवन यूक्रेन को देखो आप, कितना विश्वास दिला के सब चीज़ें फिर ट्रंप ने ऐसे ही छोड़ दिया था। इसके अलावा जो ये और जो खाड़ी देश हैं, जो इराक है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है या फिर यूएई है, ओमान है, इन सबको सुरक्षा का वादा देके वहाँ से मतलब कि हम क्या कर सकते हैं। और अब देखना ये युद्ध चला है 40 दिन बाद में, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस बात से भी नहीं चुकेंगे कि युद्ध का हर्जाना कौन दे, खाड़ी देश खुद दे, क्योंकि हमने तो युद्ध किस लिए लड़ा है, हमने तो आपकी सिक्योरिटी के लिए लड़ा है। क्योंकि यदि यहाँ पर ईरान के पास न्यूक्लियर पावर होती है तो आपके लिए खतरा पैदा हो जाता, तो हमारे तो अमेरिका को तो कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। तो अब सब ये बातें ट्रंप कहेगा, क्योंकि 1990 का जो खाड़ी युद्ध था, उन्होंने जो नाटो की सेना और सहयोगी देशों की सेना है उससे अमेरिका के बुश ने क्या कर लिया था, उनसे पूरा भारी भरकम मोटा मुनाफा कमा लिया था। यहाँ पर ट्रंप ये भी करने वाले, इनके साथ जैसे ये चीज़ फायर होगा फिर इनके साथ ये देखना 5-7 दिनों में ये बार्गेनिंग करेंगे, तो ये सब चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा ईरान का परमाणु कार्यक्रम नियंत्रित करने की बात करेंगे। वैश्विक तेल कीमतें हैं वो सामान्य हो जाएगी, ये अच्छी बात रहेगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप है वो बार बार वैश्विक तेल कीमतें सामान्य करने के लिए सीज फायर या युद्ध रोकने की, या फिर इजराइल के लड़ाके अच्छे हैं या फिर इन पे हम युद्ध नहीं करेंगे, इन सब बातों में वो कोशिश करते रहे थे कि ताकि वैश्विक सप्लाई चैन है वो ठीक ठाक से चलता रहे और क्रूड ऑयल के दाम कम हो जाए। अब चिंताजनक परिदृश्य क्या है, 2 हफ्ते बाद सीज फायर टूट जाए तो क्या हो जाएगा, वापिस युद्ध शुरू हो जाएगा, हार्मुज फिर बंद हो जाएगा और ये दीर्घकालिक संकट आ जाएगा। चीन और ईरान का गठजोड़ है वो तेल पे कब्जा मजबूत करेगा और तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। दोस्तों पता नहीं चलता है कि ऐसे युद्ध हैं वो थर्ड वर्ल्ड वार में कब वो कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि आप सभी को पता होगा जब ऑस्ट्रिया के द्वारा सार्डिनिया के गवर्नर की हत्या कर दी गई थी 1914 में, और उस समय केवल और केवल वो गवर्नर की हत्या ही थी, ऑस्ट्रिया के द्वारा सार्डिनिया के गवर्नर की हत्या ही कर दी गई। लेकिन वो एक छोटी सी बात थी, लेकिन वो कब फर्स्ट वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हो गया और हमें पता ही नहीं चला कि अगले 6 साल 1914 से लेकर 19 तक का पूरी दुनिया है, यूरोप महाद्वीप है, वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में झुलस गया था। और किस प्रकार 1 सितंबर 1939 को जो जर्मनी के हिटलर थे, इन्होंने पोलैंड पे आक्रमण किया और आक्रमण करने के साथ ही फ्रांस ने एक बार तो उनको चेतावनी दी, ब्रिटेन ने भी चेतावनी दी। देखते देखते फ्रांस उस युद्ध में शामिल हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार की बात कर रहा हूँ, और ब्रिटेन भी शामिल हो गया, इसके बाद में इटली भी शामिल हो गया, इसके बाद में जापान भी शामिल हो गया, इसके बाद में अमेरिका भी कूद पड़ा, रशिया भी कूद पड़ा, चाइना भी कूद पड़ा और पूरी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वार फैल गया और दुनिया ने लगभग 2 करोड़ लोग खोए, इसमें 5 करोड़ लोग घायल हुए और बहुत ज़्यादा क्या हुई, जान माल की इसमें हानि हुई। तो ये सब देखा और सेकेंड वर्ल्ड वार के प्रभाव के बाद में क्या पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें आर्थिक मंदी आ गई। तो पता नहीं चलता कि कब कौन से युद्ध है वो वर्ल्ड वार का रूप ले लेते, तब ये सब चीज़ें हो जाती है। उसके बाद में हम चर्चा करने वाले हैं ये सब चीज़ें। और जो चीन और ईरान का गठजोड़ है ये तेल पे कब्जा मजबूत करता है। आपने एक चीज़ देखी होगी कि इस युद्ध में जो ईरान सटीक रूप से हमले कर रहा था, कहाँ पर, ये जो खाड़ी देशों के अमेरिकी बेस हैं इन पे और अमेरिकी संपत्ति है, इवन अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट, ये सारी कंपनियों को है, जो माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनियों के ठिकानों पे हमला किया इन्होंने, तो ये सब ऑफिस पे हमला किया। तो ये हमने देखा ईरान के पास इतनी स्टिक लोकेशन कहाँ से आ रही है। तो यहाँ पर ये चर्चा की बात है कि ईरान के पास ये सारी लोकेशन जो रशिया और चाइना है इनके जो सैटेलाइट सिस्टम से आ रही थी। ठीक है, इस्लामाबाद अकॉर्ड की शर्तें क्या हो सकती है 2 चरणों में। सबसे पहला चरण क्या है, तुरंत सीज फायर कर दिया जाए और हार्मुज स्ट्रेट खोल दिया जाए और 2 सप्ताह के लिए चीज़ें हो गई। अगले 15-20 दिनों में क्या होगा, व्यापक एवं स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा और एक
MOU होगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, पाकिस्तान मुख्य संपर्क का माध्यम रहेगा इसमें। ईरान की शर्त क्या है कि अमेरिका इजराइल दोबारा हमले की गारंटी न करें, कि ईरान ने स्पष्ट कह दिया है कि भविष्य में ईरान को क्या होगा, भविष्य में ईरान पे किसी भी प्रकार का हमला नहीं हो, इसकी अमेरिका गारंटी दे। दूसरी बात, ईरान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका ने जो क्रूड ऑयल बेचा था उसका जो आपने पूरा का पूरा बैंक अकाउंट सीज कर दिए थे। स्विफ्ट सिस्टम, अमेरिका का स्विफ्ट सिस्टम चलता है जिसके माध्यम से पूरी दुनिया भर के बैंकिंग सिस्टम है वो उसको नियंत्रित किया जाता है। तो उससे अमेरिका के सारे खाते फ्रीज कर दिए ईरान के। तो अब ईरान का लगभग 200 जो बिलियन डॉलर का पैसा था वो पड़ा है, वो अभी तक आपने नहीं दिया है। ईरान ने यह भी कह दिया है कि इस क्षेत्र में अमेरिका अपने सैन्य ठिकाने उठाए और इस जो खाड़ी क्षेत्र है इसकी पूरी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो क्षेत्रीय देशों को सौंप के अमेरिका चला जाए। ऐसे ईरान ने बहुत से प्रस्ताव रखे हैं और ईरान ने यह भी कहा युद्ध का जो 40 दिन में युद्ध हुआ है इसका हर्जाना भी ईरान को दिया जाए, क्योंकि ईरान पे युद्ध नहीं थोपा गया था। ईरान ने युद्ध नहीं किया था, ईरान पे युद्ध थोपा गया था। हालांकि इसमें सबसे एक बात और दिख रही है, वो बात क्या दिख रही है, इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू हैं वो इस समझौते से खुश नहीं है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जब घोषणा की तो उन्होंने बोला कि लेबनान भी क्या है इस समझौते का हिस्सा है, लेकिन उसके तुरंत बाद नेतन्याहू ने एक बात कही है कि ये समझौता अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जो एग्री कर रहे हैं उस समझौते पे, उस पे इजराइल भी क्या समर्थन प्रदान करता है, लेकिन इस समझौते का हिस्सा लेबनान नहीं है और हम लेबनान में हमले जारी रखेंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि नेतन्याहू है या फिर इजराइल है वो लेबनान को कब्जा करने में लगा है। आपने एक चीज़ और देखी, 2-3 दिन तो इजराइल ने इराक पे बहुत ज़्यादा तेज़ बमबारी की, आक्रमण किए, लेकिन उसके बाद में इजराइल का टारगेट क्या बन गया, लेबनान बन गया। क्योंकि लेबनान को बहुत सारा क्षेत्र, वो आधा क्षेत्र कौन हड़पना चाह रहा है, इजराइल हड़पना चाह रहा है, और उस क्षेत्र को एक ग्रेटर इजराइल बनाने का जो प्लान है इसका, लेबनान का क्षेत्र है वो सबसे पहले लेगा। और दोस्तों एक बात और है, आने वाले 10-15 साल देखना आप, सऊदी अरब अपने आप में पावरफुल है लेकिन वो अमेरिका का पिछड़ू है, उसके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप 10-15 साल में इजराइल का टारगेट ये है कि पूरे जो मिडिल ईस्ट में पूरा एक ग्रेटर इजराइल बनाएगा, और उस क्षेत्र में जो इजराइल का क्षेत्र है वो भी कौन ले लेगा, इसका सऊदी अरब का भी आधा सऊदी अरब भी कौन लेना चाह रहा है, ये इजराइल लेना चाह रहा है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे देखने में आएगी। देखना आप, ओमान का क्षेत्र भी ले लेगा, ये लेबनान का क्षेत्र भी ले लेगा, सीरिया को पूरा तबाह कर ही दिया इन्होंने, गाजा फिलिस्तीन को इन्होंने तबाह कर दिया। तो ये सब चीज़ें करेगा, क्योंकि यहाँ पर उसके बाद में देखना आने वाले 10-15 साल बाद में मिडिल ईस्ट में अमेरिका का जो सबसे ज़्यादा फायदा होगा ना इस युद्ध से, अमेरिका के ट्रम्प तो कर रहे हैं ठीक है, वो एक बहुत एडवांस सोच के चलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किसी को फायदा होगा वो इजराइल का होने वाला है। क्योंकि इजराइल यहाँ पर अपना क्षेत्र लगातार अपने क्षेत्र में वृद्धि कर रहा है, अपने क्षेत्रफल में वृद्धि कर रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है जब इजराइल की स्थापना 1948 में हुई थी, उसके बाद में किस प्रकार इजराइल ने 6-7 युद्ध लड़े इन खाड़ी देशों से, और लगातार हर युद्ध में कुछ ना कुछ क्षेत्र वो हड़पाई है, कुछ ना कुछ क्षेत्रों पे कब्जा किया है, और वो लगातार अपना क्षेत्रफल बढ़ाता गया है। तो अब इसका प्लान क्या है, एक ग्रेटर इजराइल बनाए और उसके बाद में क्या करे। अब देखना ये इजराइल लेबनान का बहुत सा क्षेत्र है ये हड़प लेगा। तो ये सब सारी चीज़ें चलती हैं। ईरान इस चीज़ से क्या है थोड़ा सा कम संतुष्ट नजर आ रहा है। अब वैश्विक चैन पर पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, वैश्विक सप्लाई चैन में, तो तेल व गैस हार्मुज बंद होने पे क्या हुआ, 20% वैश्विक तेल आपूर्ति क्या हो गई थी, ठप हो गई थी, और कीमत लगभग 115 US डॉलर से क्या ज़्यादा जा चुकी थी। और भारत पे असर क्या पड़ा, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो गया और भारत में महंगाई में वृद्धि हुई, और जो भारत का रुपया है वो भी क्या बहुत बुरी तरह से गिर गया, और वो 95 रुपया प्रति डॉलर से भी नीचे चला गया था। उसके अलावा खाद्य और कृषि क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अमोनिया नाइट्रोजन उत्पादन बाधित हो गया, और खाद का क्या आ गया, संकट आ गया। भारत में फर्टिलाइजर वो बहुत महंगा हो गया, और खाद्य उत्पादन घटने का खतरा भी भारत में आ गया था। इसके अलावा सेमीकंडक्टर, कतर दुनिया का 40% हीलियम उत्पादक है, इसलिए क्या हुआ, अब इस युद्ध में कतर पे भी हमले हो रहे थे, इस वजह से सप्लाई क्या हो गई, बाधित हो गई, और भारत में मोबाइल लैपटॉप ऑटो उत्पादन पर भी क्या हो गया, इसका असर पड़ने लगा था। उसके बाद बात करें शिपिंग पे, तो 2000 प्लस जहाज यहाँ पर हार्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से इन खाड़ियों में फंस गए थे। इससे बीमा बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था, फ्रेट लागत में भारी इजाफा हुआ, और इसके वजह से आयात निर्यात बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, डिलीवरी में देरी हुई और डिलीवरी रुक भी गई थी। तो उसका परिणाम ये हुआ कि भारत में महंगाई बढ़ गई थी। उसके धातु निर्माण की बात करें, एल्युमिनियम कॉपर सप्लाई क्या हुई, बाधित हुई थी। इससे इलेक्ट्रिक्स, ऑटो और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित हुआ था। रत्न व ज्वेलरी की बात करें तो 7.8 बिलियन के हीरे रत्न मार्ग बाधित हो गए। इस क्षेत्र से बहुत ज़्यादा क्या होता है, हीरों का व्यापार होता है। इसके अलावा सूरत जैसे प्रसंस्करण केंद्र प्रभावित हुए और निर्यात भारत का घट गया था।
यूरोप और एशिया पे क्या प्रभाव पड़ा? अप्रैल के मध्य तक तेल कमी की आशंका हो गई थी और आपातकालीन बैठकें होने लगी थी। जो यूरोप रशिया पे अनाप शनाप प्रतिबंध लगा रहा था, वो जो रशिया से तेल खरीदने की बात नहीं खरीदने की बात कर रहा था, उस यूरोप ने स्पष्ट कह दिया कि इस युद्ध में क्या होगा, इस युद्ध में हम रशिया से तेल खरीदेंगे, क्योंकि वो रशिया भी फिर जो सस्ता तेल बेच रहा था पहले, उस क्रूड ऑयल को रशिया ने भी क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा ऊंची दर पे बेचना शुरू कर दिया था। और जिस रशिया के तेल बेचने पे अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगा रखे थे रशिया पे, वो भी 1 महीने के लिए खोल दिए कि हम क्या करते हैं, वैश्विक सप्लाई चेन है वो चली रही, अमेरिका पे प्रेशर नहीं आए, इसलिए रशिया को भी तेल खरीदने की और बहुत से देशों को छूट दे दी कि आप रशिया से तेल खरीद सकते हो। इसमें भारत भी एक उदाहरण है। हालांकि ये भी एक चर्चा का विषय है कि भारत को छूट देने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है। उसके बाद आपने देखा ईरान पे, देखो 2007 से बुरी तरह से प्रतिबंध लगे हुए थे, उस ईरान को भी छूट दे दी कि और देशों को छूट दे दी कि आप ईरान से भी क्या कर सकते हो, ईरान से भी तेल खरीद सकते हो। तब भारत सरकार ने भी लगभग 45,000 टन जो क्रूड ऑयल है वो ईरान से भी हमने इंपोर्ट किया है। तो ये सब सारी चीज़ें इस दुनिया में हुई। और इस युद्ध में एक चीज़ और देखने को मिली, वो चीज़ क्या देखने को मिली कि इस युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की औकात देखने को मिली। जब उसने युद्ध शुरू किया था उस समय उन्होंने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया और उनको लगा कि मैं 2 दिन में युद्ध खत्म कर दूंगा, ईरान को तबाह कर दूंगा। जिस प्रकार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लगा था कि मैं यूक्रेन को 2 दिन में खत्म कर दूंगा, लेकिन यूक्रेन के पास तो कुछ नहीं था, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्री है, अमेरिका है, नाटो है, उसके द्वारा यूक्रेन को सहयोग दिया गया और रशिया की हालत हो गई खराब और जीडीपी और फिर अर्थव्यवस्था वो पूरी तरह से तबाह हो गई। ठीक इसी प्रकार ईरान की तैयारियां तो अच्छी थी, लेकिन ईरान के पास भी प्रॉपर सिस्टम नहीं था। लेकिन ईरान अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे थे कि मैं 2 दिन में खत्म कर दूंगा, लेकिन रशिया और चाइना के द्वारा इसको खूब सपोर्ट किया गया। और अब भाई साहब ट्रंप साहब की भी हालत क्या हो गई थी, खराब हो गई। और कभी तो वो नाटो को लेके अनाप शनाप देखते हो कितनी पागल जैसी इनकी जो मेंटल कंडीशन ऐसी हो गई। कभी तो वो बोलते हैं नाटो ने कोई काम नहीं किया, नाटो एक दंतविहीन बाघ की तरह है जो कि किसी काम का कागज का टुकड़ा है, हमने नाटो के लिए हमेशा आगे खड़े रहे हैं, लेकिन नाटो ने हमारे संकट के समय साथ नहीं दिया। उसके बाद में वो कभी बोलता कि नाटो के देश और दुनिया के जो अमेरिका के मित्र राष्ट्र हैं वो क्या करें, वो हरमुज स्टेट खोलने के लिए अपनी सेनाएं भेजे, वहां पर एक एक करके, चाहे वो स्पेन का प्रधानमंत्री हो, वो चाहे जर्मनी के चांसलर हो, उसके बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे जापान का हो, चाहे सब देशों ने मना कर दिया कि ये लड़ाई है अमेरिका की लड़ाई है, नाटो की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई नहीं है और हम अपनी सेना यहाँ पर नहीं भेज सकते। तो ऐसी सिचुएशन में देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो इस पूरे युद्ध में अलग थलग पड़ गए थे। ये चीज़ भी एक नई देखने की मिली। और इससे एक चीज़ ये होगी, अमेरिका की जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी थी वो यहाँ पर आपको नगण्य से देखने को मिलती है कि अमेरिका की जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है वो कोई मतलब, अब पहले एक अमेरिका की बहुत ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी बहुत अच्छी थी, इस युद्ध में देखा हमने कि वो एकदम ही क्या हो गई, जीरो हो गई थी। इसके अलावा दूसरी बात, अमेरिका की जो वैश्विक साख है उसमें भी सॉफ्ट पावर है या वैश्विक साख है, उसमें भी आपने देखा कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कमी आई है। तो ये चीज़ भी इस युद्ध में देखने को मिली। और जिस ईरान के जो लोग थे वो अयतुल्ला खमेनी था, इसके जो विरोध में शुरुआत में उनसे जो नाराज़ थे वो लोग पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि यहाँ पर जैसे ही इसको खमेनी को मार देंगे हम तो क्या कर लेंगे, फिर ईरान के लोग खुद प्रोटेस्ट करेंगे और हमें यहाँ पर रिजीम चेंज कर देंगे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति का जो रिजीम चेंज करने का वादा था या फिर उनकी कोशिश थी वो पूरी नहीं हुई। हालांकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस डे फर्स्ट से इस युद्ध के खिलाफ थे, वो चाह रहे थे कि इस यहाँ पर आक्रमण नहीं किया जाए, लेकिन ट्रंप है, उनको कौन समझाए। अब उसके बाद रिजीम चेंज भी नहीं कर पाया और इनके पास जो परमाणु हथियार वाली वो बात है वो भी नहीं कर पाया। अब मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, अगले 6 महीने में आप देखना, यदि ये युद्ध अब खत्म हो जाता है तो अगले 6 महीने में ईरान है वो न्यूक्लियर पावर बना देगा और इस पे रशिया और चाइना है इनको खूब सपोर्ट करेंगे, नॉर्थ कोरिया खूब सपोर्ट करेगा इसको और अगले 6 महीने में ईरान के पास न्यूक्लियर पावर होगी। तो ये युद्ध नहीं होता तो शायद उनके पास नहीं होगा। और पहले जो AI है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, वो उनको ईरान ने सब कुछ दे दिया था अपने कि भाई हम ठीक है आगे 2-4-6% से ऊपर हम न्यूक्लियर समृद्धीकरण नहीं करेंगे और हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, हमारी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम न्यूक्लियर समृद्धीकरण करेंगे, ये सारी चीज़ें कह दी थी। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने, अमेरिका और इजराइल ने इन पर अनावश्यक दबाव डाला। उसका परिणाम रहा कि इनके साथ इनका 40 दिन का युद्ध भी चला और इन फ्यूचर ईरान है वो न्यूक्लियर पावर बना के रहेगा। तो ये सब चीज़ें हो जाएगी। इसके अलावा हमने एक चीज़ और देखी, ई कॉमर्स और डिलीवरी है। अमेजन 17 अप्रैल से 3.5% फ्यूल सरचार्ज, USPS 8% अधिभार और आयातित वस्तुएं महंगी हुई से थोक बाजार व्यापार प्रभावित हुआ। अब इस युद्ध के प्रमुख खिलाड़ी क्या हैं ये देखते हैं।
तो सबसे पहले बात क्या है, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति है। ट्रूथ सोशल पर 2 हफ्ते सीज फायर की घोषणा की इन्होंने। डेडलाइन देकर क्या बात कही है कि डेडलाइन देकर दबाव बनाने की बात की है। शहबाज शरीफ ट्रंप से डेडलाइन बढ़ाने की अपील की, सीज फायर स्वागत किया और मुख्य मध्यस्थ हैं यही हैं। ये पाकिस्तानी सेना प्रमुख है। रात भर अमेरिकी ईरान से वार्ता हुई, इस्लामाबाद अकॉर्ड का सूत्रपात किया इन्होंने। ईरान के राष्ट्रपति अब्बास अरागची हैं, ईरान के विदेश मंत्री है। 10 पॉइंट प्रस्ताव रखा, पाकिस्तान का इन्होंने धन्यवाद किया। जेडी वेस अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, मुनीर के साथ रात भर संपर्क में रहे। चीन के क्या किया, ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, पर्दे के पीछे दबाव बनाया, हार्मुज पर रणनीति नज़र इनकी लगी रहती है। भारत के लिए नुकसान क्या है, भारत ने जिस चाबहार पोर्ट को डेवलप करने में लगभग 2005 से कितना पैसा खर्च किया है, और जिस चाबहार पोर्ट को डेवलप करने के लिए पाकिस्तान को साइडलाइन करते हुए मध्य एशिया से संपर्क बनाने के लिए हम चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे थे, उस चाबहार पोर्ट को कौन ले जाएगा, चाइना ले जाएगा। और जिस पाकिस्तान को हम इग्नोर कर रहे थे, उसी पाकिस्तान की जो दक्षिण एशिया मिडिल ईस्ट की राजनीति है, उसमें अभी ये देखना एक अलग ही भूमिका उभर के आएगी। तो ये भारत के लिए भी एक थोड़ी सी चिंता की बात है। उसके बाद में परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या है, तो हार्मुज स्ट्रेट कहाँ पर है, तो ये ईरान और ओमान के बीच में है, फारस की खाड़ी और अरब सागर तक है, फारस की खाड़ी से अरब सागर तक है, ये ध्यान रखना। ईरान और ओमान के बीच में, फारस की खाड़ी से अरब सागर तक है। वैश्विक तेल का कितना परसेंट, लगभग 20%, 5वां हिस्सा यहाँ से गुजरता है। और भारत की कितनी, भारत की 50% जो तेल इंपोर्ट है यहीं से होता है। युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, 28 फरवरी 2026 को ही अमेरिका इजराइल के हमलों से। सीज फायर में पाकिस्तान की क्या भूमिका रही, इस्लामाबाद अकॉर्ड होगा जो कि मुख्य मध्यस्थ देश है। कतर दुनिया का कितना परसेंट हीलियम बनाता है, तो 40% सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए जो महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने सीज फायर किस आधार पर किया, पाकिस्तान पीएम शरीफ और आर्मी चीफ मुनीर की अपील के बाद किया है। इस युद्ध में भारत में मुख्य असर क्या रहेगा, तेल भारत में महंगा हो गया, खाद्य संकट भी आ गया था, रत्न आयात बाधित हुआ और रुपया दबाव में आ गया, इस वजह से $95 से भी नीचे चला गया था। अब क्या हुआ, अमेरिका ईरान युद्ध विराम एक अस्थायी राहत है। 40 दिनों के युद्ध ने सिद्ध कर दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा की धमनी है, जिस प्रकार अपने बॉडी में धमनी ब्लड का सर्कुलेट करती है। पाकिस्तान की मध्यस्थता भू राजनीति में उसकी बढ़ती भूमिका दर्शाती है। भारत जैसे देशों के लिए ऊर्जा सुरक्षा और वैकल्पिक सप्लाई चेन विकसित करना अब सर्वोच्च प्राथमिकता रह गई है। और इवन भारत को जो स्टॉक है, जो क्रूड ऑयल का जो स्टॉक है, वो लगभग 6 महीने का भारत को रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी सिचुएशन आ जाए। और भारत के जो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने पहले तो कहा 74 दिन का अपने पास पेट्रोलियम बढ़ा रहा है, उसके बाद में जवाब आया था 25 दिन का बचा है, उसके बाद में 45 दिन का। तो ऐसे चलेगा नहीं। ये तो ठीक है, सरकार ने चीज़ें कंट्रोल की है। इधर से ईरान से बातचीत करके हार्मुज स्ट्रेट से भारत ने जो अपने जहाज़ थे वो शिप निकाल लिए थे। लेकिन अगर बातचीत नहीं होती तो सोचो आप कैसे भारत में कितनी बड़ी संकट आ जाता, भारत का पूरा मार्केट रुक जाता, क्योंकि सारा आप देख लो ऑयल से सब कुछ चलता है। तो ऐसी सिचुएशन में भारत सरकार को लगभग 6 महीने का अपने पास क्रूड ऑयल का भंडार तो रखना ही चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये था पाकिस्तान और ये जो ईरान और अमेरिकी सीज फायर का था पूरा परिणाम, और आगे क्या होने वाला ये देखने वाली बात है। धन्यवाद।